मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक विशेष महत्व के विषय की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा विषय है 5 राज्यों के चुनाव में पनपती धार्मिक प्रतिस्पर्धा, वोटों का ध्रुवीकरण या मजहबी खेल। शीर्षक है हिंदुस्तान में सर उठाता कट्टरपंथ। हम माने या न माने, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए हिंदुस्तान का एक दिन पहले बंटवारा विशुद्ध धार्मिक आधार पर हुआ था। अलग होकर बना पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन गया और हिंदुस्तान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। जब देश आपातकाल के गर्त में था, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस प्रस्तावना को बदलकर संविधान में लिख दिया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। और इसी के बाद से देश में धार्मिक कट्टरपंथ ने सर उठाना शुरू कर दिया था। यहाँ ये हवाला देना भी उचित लगता है कि आज़ाद भारत में कतिपय प्रमुख लोगों ने पाकिस्तान न जाकर भारत में रहना ही स्वीकार किया था। भारत में रहना स्वीकारना उन दिनों एक साहसिक कार्य माना गया था और ये भी कहा गया था कि इन्हें इस्लाम से कम भारत माता से अधिक प्रेम है। आज जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हमें निरंतर हो रही घटनाओं पर सबक दे रही हैं कि जिन्होंने भारत में प्रेम होना दर्शाया था, उनकी चौथी पीढ़ी जिन्ना और तालिबान की भाषा बोल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को ही हो रहा है। एक तस्वीर साफ दिखाई दे रही है कि मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर एक तरफा मतदान करते हैं, जबकि हिंदू मतदाताओं में धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देकर या स्वार्थों का लालच देकर अलग अलग वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जब देश ये देख कर मौन है कि पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम बहुलता वाली विधानसभा सीटें न तो कांग्रेस के खाते में गई और न ही वामपंथी पार्टियों के, ये सारी की सारी भाजपा के विरोध में ममता बनर्जी के खाते में चली गई। यह ट्रेंड देश में एक खतरे की ओर, बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। जब उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार का खतरा सामने दिखाई देता है, तब कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं ने ये एहसास कराकर सिरहन पैदा कर दी है कि कुछ कट्टरपंथी ताकतें किस प्रकार की परिस्थितियां देश के सामने निर्मित कर रही हैं। इसे सहन करने की नहीं, बल्कि इस पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। जिस परिवार के लोग हैदराबाद की सभाओं में संपूर्ण हिंदू समाज को चुनौतियां देकर सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं, एक राजनीतिक पार्टी का संचालन करके वाले ये ओवैसी बंधु पुलिस को आधे घंटे हटा लेने के बाद की परिस्थितियां देखने के लिए देश को चुनौती देते हैं। दुर्घटना के बाद भी आज उनकी भाषा में से जहर बुझे तीर ही निकल रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की हत्या का प्रयास हर प्रकार से निंदनीय रहता है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी का पर फायरिंग की घटना का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन घटना के तत्काल बाद जिस प्रकार की राजनीतिक भाषा बोली गई, उसका कोई भी समर्थन नहीं करता। ओवैसी ने पत्रकारों से कहा था, जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा वे उनकी भी हत्या करना चाहते हैं। इस प्रकार का कथन राजनीतिक स्वार्थों से परिपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कोई भी कह सकता है कि जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान की घटना देश में सबसे चर्चित घटनाओं में से एक है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के वक्त शाहरुख खान द्वारा की गई अरदास के बाद की घटना सवालों के दायरे में है। आज भी सवाल उठाया जा रहा है कि उन्होंने मास्क हटाकर फूंका था या थूका था। थूकने की बात जरूर गले नहीं उतरती, लेकिन शाहरुख खान है इसलिए देश में बहस चल निकली है। सलमान और आमिर खान होते तो संभवतया इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि शाहरुख खान इस्लामिक कट्टरता के प्रति अन्य मुस्लिम अभिनेताओं की तुलना में ज़्यादा समर्पित दिखाई देते हैं। यही कारण है कि अमेरिका जैसा राष्ट्र उनके कपड़े उतारकर जांच करता है। यही कारण है कि सवाल उठाने वालों को अवसर मिल गया। फूक और थूक पर चल रही बहस इस्लामिक कट्टरपंथियों के विरुद्ध देश में बन रही आशंकाओं की पुष्टि करती है। कर्नाटक में बुर्के और हिजाब को लेकर चल रहा विरोध आंदोलन देश की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त कारण है। इसे भी उतना ही गलत कहा जाएगा
कि बदले में भगवा स्कार्फ लेकर बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। शिक्षण संस्थाएं धार्मिक शक्ति प्रदर्शन का स्थान नहीं होती। आज़ादी के तत्काल बाद देश की शिक्षण संस्थाओं में समानता का व्यवहार करने का चलन प्रारंभ हुआ था। बेटा अमीर का हो या गरीब का, एक ही स्थान पर और एक ही यूनिफॉर्म में साथ बैठकर पढ़ाई करता है। इसका मतलब आर्थिक और जातिगत भेदभाव के बिना शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी को मिलता है। ऐसे में धार्मिक आधार पर अलग दिखने का प्रयास व्यवस्थाओं को चुनौती देना है। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि कट्टरपंथ की हवा भाजपा शासित राज्यों से ही तेज करने का प्रयास किया जाए। जो लोग इस प्रकार के प्रयासों को महिमा मंडित करते हुए जयचंद और मीर जाफर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी समझना होगा कि वे देश का हित नहीं कर रहे हैं। संविधान धर्म पंथ निरपेक्ष है, वह धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसके प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा का अधिकार नहीं देता। इसलिए जो लोग इस मामले में राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश कर रहे हैं, वे देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये मामला अन्य राज्यों में भी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने इस संबंध में पत्रकारों से कहा है कि वे मध्य प्रदेश में हिजाब न पहनने का कानून पारित करने वाले हैं। बात निकली है, दूर तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, देश को कितना लाभ और हानि होगा। वोटों की फसल उगाने वालों के विरुद्ध इस प्रकार की देश को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति करने से बचने की हम सब सलाह देते हैं। आज के अंक में इतना ही। फिर किसी विशेष महत्व के विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। मुझे सुरेश शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।